नमस्कार। आज की क्लास में हम नाउन की स्टडी करने वाले हैं। बेसिक चैप्टर जो है नाउन का वो ये कहता है कि नाउन हमें सेंटेंस में दिखाई कहाँ देगा, और जो जो लोकेशंस होती है नाउन की, जो जो प्लेसेस जहाँ पे हम नाउन को रखते हैं, वो पूरी ग्रामर को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। तो बहुत ही फंडामेंटल्स को क्लियर करने वाला और बहुत ही यूजफुल चैप्टर है। इसी चैप्टर में जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दो तरह के, उनसे पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारे सामने क्लियर होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में लगभग नाना करते से अराउंड हमारे पास 60 के आसपास हमारे पास रूल्स हैं। तो इन 60 रूल्स को समझने के लिए केवल और केवल दो फंडामेंटल्स को हमें ध्यान रखना है, उसके बाद हमारी टेंशन्स दूर हो जाती हैं। तो ये बेसिक चीजें समझने के लिए आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं नाउन केस। नाउन केस होता है नाउन आपको सेंटेंस में कहाँ कहाँ दिखाई देगा, उसकी पूरी स्टडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेस ऑफ नाउन की हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास जो नाउन है हमें किसी भी सेंटेंस में टोटल 5 केसेस में दिखाई देगा। पहला है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, जिसमें हम ये कहते हैं कि नाउन एज ए सब्जेक्ट किसी भी वर्ब के लिए। ऑब्जेक्टिव या एक्विजेटिव केस, नाउन किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे हमें दिखाई दे सकता है। तीसरा आता है पजेसिव या जेनेटिव केस। तो इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल समबडीज नेम इज राकेश, तो हम कह सकते हैं राकेश हाउस। तो ये हमारा पजेसिव केस है। तो इस तरीके से एपिस्ट्रोफी एस लगा के हम जो बिलोंगिंगनेस या किसी का जुड़ाव किसी चीज से दर्शाते हैं, उसे हम पजेसिव केस कहते हैं। और इसकी स्टडी ग्रामर में आपके एक बड़ा ही ब्रॉड हेड लिया हुआ है आपके सिलेबस में, जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनर्स। तो इसकी डिटर्मिनर्स के तहत भी इसकी हम स्टडी करते हैं। अगला आपका जो पार्ट है वो होता है वोकेटिव या डेटिव केस, जिसे संबोधन भी कहते हैं, और एज अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन बहुत इजी है। अगली क्लास में हम कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच का फर्क समझेंगे। ऑब्जेक्ट जो है वो दो तरीके का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है वो हम आगे की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ सेंटेंसेस को हम एनालाइज कर लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है ही गेव। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब दो चीजों का होना जरूरी है किसी भी सेंटेंस का निर्माण करने के लिए। तो पहला प्रिंसिपल तो ये कहता है कि सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस संभव नहीं है। दूसरी वर्ब तो होगी ही होगी, बिना वर्ब और बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस संभव नहीं है। तो दो ये फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं किसी भी सेंटेंस का निर्माण करने के लिए। फिर हमने देखा कि ये जो वर्ब है इसके आगे कुछ भी नहीं रखा हुआ है, एक सिंपल सेंटेंस है, केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है। फिर हमने बोला ही गेव मी, उसने मुझे कुछ दिया। गेव मी समथिंग जो मैंने नहीं लिखा। तो यहां पे हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट भी वर्ब के बाद रखा हुआ है। तो वर्ब जो है उसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहला बेसिक डिफरेंस ये है कि सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस संभव नहीं है। ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। अगर किसी भी वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव, कि ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर उस वर्ब को हम बिना ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो इसको सेफली आप ये कह सकते हैं कि विद ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव, विदाउट ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव। सेफली शॉर्ट में आप ये कह सकते हैं। फिर आपने देखा यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो कोई पर्सन है। फिर अगले सेंटेंस में हम देखते हैं ही गेव मी अ बुक। तो यहां पे हमने किसी वस्तु को ऑब्जेक्ट बनाया है। तो दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि पहला सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस संभव नहीं है। बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस संभव है। ऑब्जेक्ट रखा हो तो ट्रांजिटिव हो जाएगी वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रखा हो तो इंट्रांजिटिव हो जाएगी। दूसरी चीज, सब्जेक्ट हमेशा एक ही कैटेगरी का हो सकता है एक साथ में, या तो कोई पर्सन होगा या कोई थिंग होगी या कोई प्लेस होगा। ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट दो भी आ सकते हैं कंटिन्यूअसली।
ही गेव मी अ बुक, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो याद रखिएगा, जो भी whom का रिप्लाई करे यानी पर्सन हो, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसको दिमाग में बिठा लीजिए। और जो हु का रिप्लाई करे वो हमारा सब्जेक्ट पहले से ही है, whom का रिप्लाई करे वो ऑब्जेक्ट, और what का रिप्लाई करे, he gave what a book, तो जो what का रिप्लाई करे वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम अक्सर डायरेक्ट से पहले रखते हैं। जनरली हमारा परसेप्शन ये होता है कि डायरेक्ट पहले आना चाहिए, इनडायरेक्ट बाद में आना चाहिए। तो इस परसेप्शन के बारे में एक चीज है कि इसको उलट कर लेना आपको, इनडायरेक्ट पहले आएगा, डायरेक्ट बाद में आएगा। इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ही गेव अ बुक टू मी, ही गेव अ बुक टू मी। तो यहां पे हमने देखा कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले गए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आए। तो जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले एक प्रीपोजिशन लग जाती है, और ये प्रीपोजिशन पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा दो ही होंगी, या तो ये टू होगी जो ऑलरेडी इसमें हम लिख चुके हैं, या फोर होगी। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे इसकी एक ब्रीफ समरी एक बार मैं फिर से बता देता हूं। सब्जेक्ट होगा ही होगा, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस संभव नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, कोई एक पर्सन या थिंग भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, या एंड से जुड़ा हुआ पर्सन्स, थिंग्स और प्लेसेस का ग्रुप भी हो सकता है। तो उसकी नेचर सिंगुलर या प्लूरल हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को यूज करते हैं। और जो हम सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब का नंबर सेट करते हैं, उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो ये दो तीन चीजें बहुत बेसिक होती हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। तो बहुत ज्यादा चीजें मैं नहीं बता रहा हूं, सिंपल चीजें आपको बता रहा हूं। फिर ऑब्जेक्ट की कहानी, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन जाता है। सब्जेक्ट का होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर नहीं रखा है वर्ब के बाद तो हम कहते हैं इंट्रांजिटिवली यूज किया हमने वर्ब। ऑब्जेक्ट रखा है तो कहते हैं ट्रांजिटिवली यूज किया। ये बेसिक डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो हमेशा एक ही कैटेगरी में होगा, ऑब्जेक्ट दो कैटेगरी के भी हो सकते हैं एक साथ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जनरली सामान्यतया हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले रखते हैं। जो पर्सन होता है वो पहले आता है, और जो प्लेस आता है या थिंग होती है वो बाद में आता है। जनरली थिंग्स के साथ कंपेयर होते हैं। तो हम इसको अगर सेपरेट करें, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले एक प्रीपोजिशन लग जाती है, जिसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो या तो टू होगी या फोर होगी, दो ही होंगी, तीसरी नहीं होगी, ये क्लियर है। प्रीपोजिशन बहुत सी हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में जब हम चेंजेस लेकर आते हैं तो ये बात बहुत क्लियर है कि ये हमेशा दो ही होंगी, टू या फोर। इस चीज को आप क्लियरली अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यहीं से एक फंडामेंटल और निकल के आता है कि सब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब का होगा। ऑब्जेक्ट जो है वो दो चीजों को आ सकता है, वर्ब का भी हो सकता है, अगर हम पिछली स्लाइड पे जाके वापस देखें, और वो प्रीपोजिशन का भी हो सकता है। ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट यहां पे वर्ब के हैं। ये वाला ऑब्जेक्ट वर्ब का है, ये वाला ऑब्जेक्ट वर्ब का है, ये बहुत क्लियर है। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई पर्सन और थिंग आता है, वो हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। कोई भी शब्द, नाउन या प्रोनाउन, अगर वो प्रीपोजिशन के बाद रखा है तो वो अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ना कि वर्ब का। ये फंडामेंटल याद रखना आपको। पहली चीज, वर्ब का नंबर और सब्जेक्ट का नंबर मिलने चाहिए, और ये तीन ही वर्ब के केस में होगा, डू, हैव या बी। इन तीन के अलावा जो भी फॉर्म्स आएगी उस पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यूज नहीं होगा। और इसमें भी अगर हम डू की फॉर्म देखें तो केवल प्रेजेंट यानी डू और डज, हैव की भी प्रेजेंट फॉर्म हैज या हैव,
और बी की प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म दोनों पे, यानी बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इजेमा और पास्ट फॉर्म होती है वोजवा। तो इफेक्टिवली अगर हम देखें तो डू, हैज या हैव, इजेमा या वोजवर आपको दिखे तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जहमत उठानी है, अदरवाइज नहीं उठानी। तो डू की, हैव की और बी की, डू और हैव की केवल और केवल प्रेजेंट फॉर्म और बी की प्रेजेंट और पास्ट दोनों फॉर्म पे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखना है, राइट। तो सब्जेक्ट का और इनका नंबर आपस में मिलना चाहिए, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऑब्जेक्ट जो है वो दो भी हो सकते हैं। तो ये यहां पे हमारे पास पहले हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बाद में डायरेक्ट। इसको अलग अलग किया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले एक प्रेपोजिशन रखी जो 2 या 4 होगी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो आप सेफली कह सकते हैं कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद रखा हुआ नाउन या प्रोनाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ना कि वर्ब का। तो इसको हम देखते हैं कि हमने किस रूप में समझना है। सब्जेक्ट होना नेसेसरी है, ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी नहीं होता। ऑब्जेक्ट दो कैटेगरी में हो सकते हैं, तीसरी चौथी बार में समरी बता रहा हूं। और कोई भी वर्ड जो प्रेपोजिशन के बाद रखा होता है वो प्रेपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होगा, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फिर आता है आपका कि मुझे नाउन दिखाई कहां कहां देगा, और अगर किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है तो वो कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट जो होगा वो वर्ब का हमेशा 4 वर्ड हो सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, जेरेंट या इंफिनिटिव। पांचवा कोई भी वर्ड किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। और जेरेंट और इंफिनिटिव को भी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्बल नाउन कहा गया है। ऐसी नाउन कार्यात्मक चीजें जिनके हमें बात करनी पड़ती है वर्ब से बने हैं, इसलिए इनको वर्बल नाउन कहा जाता है। फिर हमारे बीच में वर्ब या वर्ब फ्रेज आ जाती है, फ्रेज यानी शब्दों का समूह। तो इसमें हमारे पास एचवी या एवी प्लस एमवी होते हैं। फिर ऑब्जेक्ट अगर आया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, तो वो भी 4 ही शब्द हो सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, जेरेंट या इंफिनिटिव। फिर प्रेपोजिशन से हमारे पास टू है, फोर है, इन है, ऑन है, विद है, विदाउट है, बट है, ये सारी आ सकती हैं। लेकिन प्रेपोजिशन जैसे वर्ब के सब्जेक्ट, वर्ब के ऑब्जेक्ट 4 होते हैं, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट केवल 3 ही शब्द होंगे, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा या जेरेंट होगा। इंफिनिटिव केवल और केवल 2 ही वर्ब का होगा, बट और एक्सेप्ट। बट ये वाली और एक्सेप्ट, ये 2 प्रेपोजिशंस ऐसी हैं जिनमें जेरेंट की जगह पे इंफिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव वो कहते हैं जिसमें टू नहीं लगा हो, केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो अगर हम नंबर्स की बात करें, संख्या में इनकी बात करें, तो वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे 4 वर्ड आ सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, जेरेंट या इंफिनिटिव। जेरेंट होता है वर्ब के आईएनजी फॉर्म जिसे हम नाउन की जगह यूज कर लेते हैं। इंफिनिटिव होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिन्हें हम नाउन की जगह यूज कर लेते हैं। वर्ब का ऑब्जेक्ट भी 4 ही होंगे, नाउन, प्रोनाउन, जेरेंट या इंफिनिटिव। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट केवल 3 होंगे, नाउन, प्रोनाउन और जेरेंट। लेकिन बट और एक्सेप्ट 2 ऐसी वर्ब हैं जिनके ऑब्जेक्ट के तौर पे हम जेरेंट की जगह पे इंफिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो इफेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट केवल और केवल 3 ही होंगे, एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। तो ये हमारे स्ट्रक्चर होते हैं सेंटेंस के। तो अगर आपसे कोई कहे कि नाउन कहां दिखाई देगा किसी भी सेंटेंस में, तो नाउन को ढूंढने से पहले 2 चीजें ढूंढनी है, वर्ब ढूंढनी है और प्रेपोजिशन ढूंढ लेनी है। तो अगर नाउन रखा होगा किसी भी सेंटेंस में तो वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे,
हो तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे या किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे। फिर बोले प्रोनाउन, तो प्रोनाउन और नाउन में कोई फर्क नहीं होता। प्रोनाउन नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जहां नाउन होगा वहीं प्रोनाउन होगा। प्रीटी सिंपल। तो नाउन और प्रोनाउन का जो जगह है वो बहुत प्लेन एंड सिंपल, वेल डिफाइंड है। तो इसमें हमें कोई भी इस बारे में दिमाग में कोई भी अलग तरह का डाउट हमें लेकर नहीं आना है। अब देखिए कुछ सेंटेंस को हम एनालाइज करते हैं, उससे हमें पता लगेगा कि ये प्रिंसिपल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। दो चीजें याद रखिएगा, वर्ब के सब्जेक्ट को पता करने के लिए हम हु या वॉट रखेंगे, हु या वॉट रखेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो काम आती है। और ये इसका जो जवाब दे वही सब्जेक्ट होगा। जैसे हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, फ्लाइंग काइट्स इज या आर नॉट इजी। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो पहली एरर होती है उसको कहते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी होती है नजदीकी, तो इसको कहते हैं नजदीकी की वजह से हुई गलती। तो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि अक्सर स्टूडेंट्स जिनको एनालाइज करना नहीं आता सेंटेंस को, उनसे एक एरर हो जाती है, वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब के ठीक पहले रखा हो उसी को सब्जेक्ट समझ बैठते हैं। इस चीज से हमें बचना है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि वर्ब के ठीक पहले रखा हुआ नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट हो। तो इस सेंटेंस को अगर हम फ्लाइंग काइट्स इज या आर नॉट इजी फॉर हिम, तो हम पूछेंगे, चूंकि व्यक्ति की बात नहीं हुई तो हु को तो हम रखेंगे नहीं, हम रखेंगे व्हाट को। हम पूछेंगे व्हाट इज नॉट इजी फॉर हिम, ऐसी क्या चीज है जो उसके लिए संभव नहीं है। तो दो वर्ड दिए हैं हमें सब्जेक्ट पार्ट में, फ्लाइंग और काइट्स। उसके लिए पतंग जो प्लूरल है वो आसान नहीं है या उड़ाना आसान नहीं है। ऑब्वियसली आपको आप कहेंगे कि फ्लाइंग आसान नहीं है, वो भले पतंग हो चाहे हवाई जहाज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो काइट्स होने के बजाय फ्लाइंग है। चूंकि फ्लाइंग सिंगुलर है तो इसलिए हम इज का यूज करेंगे, ना कि हम यहां पर आर का। तो हमारा इज द राइट पार्ट, आर इज द रॉन्ग पार्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पहला सिद्धांत यह है कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए वर्ब के पहले हम क्या रखेंगे, व्हाट या हु। पर्सन्स हो हु, थिंग्स हो व्हाट। व्हाट रखा तो पता लगा कि काइट्स नहीं फ्लाइंग की बात हो रही है, तो यहां पे आ गया आ। अगर दूसरे हम सेंटेंस की बात करें तो हम कहें कि क्या है जो उसके लिए पकड़ना आसान नहीं है, फ्लाइंग या ऑब्जेक्ट्स, उड़ना या चीजें। तो चीजें पकड़ना आसान नहीं है जो उड़ रही हैं, जो उड़ रही हैं। तो यहां पे हमारा जो सब्जेक्ट वर्ड है वो क्या है, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स चूंकि प्लूरल है तो हम यहां पे करेंगे आर का प्रयोग, ना कि इज का। तो दोनों एक जैसे से दिखाई देने वाले सेंटेंस है, लेकिन वर्ब की जो चॉइस है वो टोटली डिफरेंट है। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा आपके सामने कि सब्जेक्ट का पता करने के लिए वर्ब से पहले हु या व्हाट रखते हैं, उससे जो वर्ड हमें पता लगता है वही हमारा सब्जेक्ट होगा। अगर वो सिंगुलर है, अगर वो प्लूरल है या एंड से जुड़ के कोई ग्रुप है तो हम वर्ब प्लूरल पिक करेंगे, और अगर वो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब सिंगुलर प्रयोग करेंगे। तो ये जो वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल पिक करना, यही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम देखते हैं कि पहले वाले सेंटेंस में फ्लाइंग इज द सब्जेक्ट, जो कि सिंगुलर है तो हमने इज का प्रयोग कर लिया इस फ्लाइंग की वजह से। और यहां पे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना आसान नहीं है, वो भले उड़ते हुए हो, भले गर्म हो, भले ठंडे हो। तो यहां पे हम आ का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो यहां आते आते बच्चे के दिमाग में एक भयंकर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि जो आईएनसी वाला वर्ड है इसका क्या करें। ये टेंसेज में भी यूज हो रहा है, यहां ये सब्जेक्ट भी बन रहा है, और यहां ऑब्जेक्ट जो नाउन है उसके लिए एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है। तो यहां पे याद रखिएगा ये तीन काम करता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
पहला, जब ये एक्शन बताए किसी भी सेंटेंस में आके, हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा हो, तो ये हमेशा एक्शन बताएगा और ये होगा मेन वर्ब। और ये दो टेंसेज में आता है आपके। ये आपके आता है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में। फिर अगर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाए, क्या बन जाए? सब्जेक्ट वर्ब का होगा, ऑब्जेक्ट दो चीजों को हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट वाला प्रिंसिपल मत भूलिएगा, अभी इसको यूज करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट वर्ब का भी हो सकता है और प्रीपोजिशन का भी। तो ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाए, यानी नाउन की जगह आके बैठ जाए, क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना, भले ही वो वर्ब का हो, भले ही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, वो नाउन की मूल जगह है। तो जब ये नाउन का रोल प्ले कर रहा हो तो हम इसको बोलेंगे जेरेंट। जब ये नाउन का रोल प्ले कर रहा हो तो हम क्या बोलेंगे? जेरेंट। और तीसरा ये जो रोल प्ले करता है ये एडजेक्टिव का करता है, जैसे यहां कर रहा है। जब ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा, ये वाला यहां पे, तो हम इसको बोलेंगे पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल में भी चूंकि ये आईएनजी वाला है तो हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहां पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का रोल प्ले कर रहा है। तो आईएनजी वाला वर्ड तीन तरह के रोल प्ले करेगा, जब इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल या विल हैव बीन के साथ आए तो ये हमेशा मेन वर्ब होगा। कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज हो रहा होगा तो वहां पे मेन वर्ब है। जब ये वर्ब का सब्जेक्ट बन जाए, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाए या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए तो हम इसको नाम देंगे जेरेंट। और ये अगर किसी वर्ड नाउन से पहले आके आईएनजी वाले वर्ड एडजेक्टिव का और ईडी वाले वर्ड एडजेक्टिव का कार्य भी करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। जहां पे भी आप पढ़ते हैं आपको हर टीचर ये चीज बताता है। सारे टीचर्स फंडामेंटल्स वही बताते हैं, लैंग्वेज थोड़ी अलग अलग होती है, उसको यूज करने का तरीका वो थोड़ा डिफरेंट बताते हैं एक दूसरे से। एवरीबडी नोज व्हाट इज व्हाट। तो जब ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे होते हैं तो हम इन्हें कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, बहुत सिंपल प्रिंसिपल्स हैं। तो यहां पे हम आगे वाले सेंटेंसेस को देखते हैं, इसमें क्या है। देखिए यहां पे आपका जो इंफिनिटिव वो सब्जेक्ट है, टू फ्लाई काइट्स इज नॉट इजी। अच्छा, जेरेंड और इंफिनिटिव में इन दोनों में अगर फर्क करना हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जिसको कन्वर्ट कर पाओ, सारे केसेस में तो नहीं होते लेकिन मेजोरिटी केसेस में हो जाता है। अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ, छोटी सी ट्रिक है, इट अप्लाइज इन 90% केसेस। अगर आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को कन्वर्ट कर पाओ तो वो तो जेरेंड होगा, अगर नहीं कर पाओ तो पार्टिसिपल होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आपका इंफिनिटिव सब्जेक्ट है और यहां पे ही डिनाइड क्रिएटिंग, ही डिनाइड व्हाट? क्रिएटिंग। क्रिएटिंग व्हाट? ट्रबल्स। तो यहां पे क्रिएटिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है, यानी जेरेंड है। ही हैज डिसाइडेड व्हाट? टू लीव। तो यहां पे इंफिनिटिव आपका ऑब्जेक्ट है। ही इज अफ्रेड ऑफ व्हाट? स्पीकिंग। तो यहां पे ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? जेरेंड है। इसी तरीके से हमने यहां पे दो प्रेपोजिशन ऐसी होती है जहां पे जेरेंड की जगह हमें इंफिनिटिव का यूज करना होती है, बट और एक्सेप्ट। तो यहां पे हमने बट का यूज करना है, शी हैज नो चॉइस बट टू सरेंडर। तो यहां पे हमने देखा कि ये जो बट है प्रेपोजिशन, इसका जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो इंफिनिटिव है। तो इस तरीके से हम जनरली इनको यूज करते हैं। तो अब हम कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दो चार क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको फेयर आइडिया हो जाएगा। दो सिद्धांत याद रखने हैं। सब्जेक्ट पार्ट में सारे वर्ड सब्जेक्ट नहीं होते, जो नाउन वर्ब के पास रखा हो वो नाउन या प्रोनाउन जरूरी नहीं सब्जेक्ट हो। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी का ध्यान रखना है। दूसरा सिद्धांत ये है कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भले ही सब्जेक्ट पार्ट में रखा हो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये दो प्रिंसिपल मिला लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। दो ही चीजें याद रखनी है आपको। जैसे हमारे पास ये है, द मेन थ्रस्ट ऑफ दीज ड्राफ्ट पॉलिसीज इज या आर बैकवर्ड। तो यहां पे स्टूडेंट के सामने यहां पे पॉलिसीज रखा है तो ऑब्वियस आंसर विल बी आर।
लेकिन ये गलती नहीं करनी हमें। देखना है कि चूंकि सब्जेक्ट पार्ट हमारे पास बहुत बड़ा है, यहां से लेके यहां तक सब्जेक्ट पार्ट है, तो सब्जेक्ट पार्ट में कोई एक वर्ड होता है जो हमारा सब्जेक्ट वर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सिंगुलर या प्लूरल करेंगे। तो यहां पर हम जब ध्यान से देख रहे हैं इसको, स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि इस वाले पार्ट में हमें सब्जेक्ट पार्ट में पहले प्रेपोजिशन को राउंड कर लेना है। तो प्रेपोजिशन के एंड में रखी हुई नाउन जो पॉलिसीज हैं वो ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन का, इसलिए ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा। अब हमारे पास ये पार्ट बचा है जिसमें नाउन है हमारे पास थ्रस्ट। चूंकि थ्रस्ट सिंगुलर है तो इसका जो सब वर्ब होगा वो इज होगा, आर नहीं होगा। सब्जेक्ट पार्ट में एक से ज्यादा वर्ड हो सकते हैं। सब्जेक्ट का पता करने के लिए सब्जेक्ट पार्ट में प्रेपोजिशंस को पहले अलग निकाल दो। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे रखी हुई जितनी भी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे रखी हुई जितनी भी नाउन्स हैं उनको रूल आउट कर दीजिए। फिर जो मेन चीज, क्या चीज है जो बैकवर्ड है? थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब तो यहां पे पुश या मोटिवेशन, पुश या मोटिवेशन की जो मेन थ्रस्ट है इन ड्राफ्ट पॉलिसीज का वो बैकवर्ड है। ड्राफ्ट पॉलिसीज, यू अंडरस्टैंड, जो पॉलिसीज होती हैं उनका जो मसौदा है, हिंदी में मसौदा बोलते हैं। पहले कोई भी पॉलिसी या बिल जो है उसको अगर पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है तो उससे पहले उसका एक ड्राफ्ट तैयार होता है, ड्राफ्ट बिल जिसको कहते हैं, जो सदन के पटल पे रखा जाता है और उस पर पार्लियामेंटेरियंस या लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं, जिनको हम लेजिस्लेटर्स भी कहते हैं, वो उस पर डिलिब्रेट करते हैं, मंथन करते हैं, बहस करते हैं, उसके बाद कोई फैसले होते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे अगेन फिर हमारे पास आर और इज का ऑप्शन आया है। तो हमें देखते हैं, ये वाला पार्ट हमारा सब्जेक्ट पार्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एम्बर्स ऑफ पोस्ट सेक्रेटेरियन वर्ल्ड आर्या इज नॉट हार्ड टू फाइंड अक्रॉस वेस्ट एशिया। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि फिर प्रेपोजिशन को अगर हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, रूल आउट करेंगे, तो यहाँ पे वर्ल्ड जो है वो हमारा इसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ का। तो ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं होता, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं होता भले वो वर्ब के नज़दीक रखा हो। तो एम्बर्स एक वर्ड बचता है, एम्बर्स नाउन है। एम्बर्स का मतलब होता है अंगारे जो राख में दबे हुए हों। अगर कोई राजस्थान से अगर मेरी बात सुन रहा है तो राजस्थान में राख में दबे अंगारों को भोबलडा कहते हैं, भोबर या भोबलडा ऐसे, आई मीन इट्स लोकल वर्ड इन शेखावाटी लिंगो। तो एम्बर्स ऑफ पोस्ट सेक्रेटेरियन वर्ल्ड आर नॉट हार्ड टू फाइंड। तो एम्बर्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम आर को पिक करेंगे, ना कि इज को। अगला स्टेटमेंट है, इसमें दो वर्ब है हमारे पास। देखिए, हमेशा मैंने ये जानबूझ के लिए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस अगर प्रेजेंट सिंपल से आए हैं तो उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे वर्ब को पहचानना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्रेवेट या एग्रेवेट्स, एग्रेवेट का मतलब होता है टू वर्सन फर्दर, और ज्यादा खराब कर देना। एग्जासरबेट एक इसका सिनोनिम होता है जो बहुत ही यूज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है, एस या विदाउट एस। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम इसको पिक करेंगे, प्लूरल होगा तो इसको पिक करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इवेंट्स, इवेंट्स प्लूरल है, लेकिन फिर हमें दो चीजें यहाँ पे देखनी है कि प्रेपोजिशन को हमें फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पे एक प्रेपोजिशन ऑन है, एक टू है। तो हम देखते हैं कि ऑन का ऑब्जेक्ट पास्ट है, टू प्रेडिक्ट अपने आप में एक इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? फ्यूचर है। तो इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट बन गया तो वो सब्जेक्ट तो बन ही नहीं सकता, वैसे रूल आउट हो गया। तो फ्यूचर इवेंट्स, तो फ्यूचर इवेंट्स है तो इवेंट्स नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों ही रूल आउट हो गए, ये भी रूल आउट हो गया, ये भी रूल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा है डिपेंडेंस, यानी कि निर्भरता, जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो डिपेंडेंस के अकॉर्डिंग, आई एम सॉरी, डिपेंडेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो एग्रेवेट्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ऐसे ही इसका प्रयोग करेंगे हम। सो यहाँ पे
अगला जो फोर्थ वाला है, फिर हम यहाँ से हम सब्जेक्ट और वर्ब पार्ट को हम अलग अलग कर लेते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मैंने पढ़ाया था पहली क्लास में, उसका यही रोल है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट को फिल्टर आउट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी ने कमेंट में लिखा भी नहीं कि मैं एक्सरसाइज भेज दो, आपने नहीं लिखा, मैंने नहीं भेजा, तो ऑन डिमांड है सारा का सारा। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है आपस में हमने अलग अलग किए। अब यहां से फिर वही हमारा रूल है कि हम प्रेपोजिशन को ढूंढेंगे। प्रेपोजिशन है हमारी, तो प्रेपोजिशन को हमने देख लिया। तो ऑफ दोहा कॉन्फ्रेंस, और इसके दो ऑब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए, एंड अदर कॉन्फ्रेंसेस, तो दोनों ही रूल आउट हो जाएंगे, दोनों ही हमारे सब्जेक्ट नहीं है। फेलियर है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम फिर सेज को यूज करेंगे, से को यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इन दो प्रिंसिपल से, पहला कौन सा कि वर्ब के पहले वाले पार्ट में कोई एक वर्ड होता है या एंड से जुड़े शब्दों का समूह, जो सब्जेक्ट वर्ड होता है, अगर वो सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब वर्ब कौन कौन सी है? बी, हैव और डू। बी की प्रेजेंट और पास्ट दोनों फॉर्म पे लागू होगा, हैव और डू की केवल प्रेजेंट फॉर्म पे। पास्ट फॉर्म डिड और हैड होती है, उन पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम लागू नहीं होते। तो केवल 4 वर्ब दिखाई दे तो हमें चौंकना है, इज एम आर, वॉज वर्ब, डू डज यानी एस बिना एस वाली वर्ब, और हमें देखना है आपका हैज या हैव। अगर ये चीजें दिखाई देती हैं तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे फोकस करेंगे, अदरवाइज वी हैव टू फाइंड द एरर समवेयर एल्स। तो बहुत इजी होता है, सिंपल प्रिंसिपल है, उसको आप अप्लाई करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इंफिनिटिव या जेरेंड का ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। जनरली मैंने देखा है 90% केसेस में प्रेपोजिशन का ही इंटरवेंशन होता है। तो सब्जेक्ट पार्ट में अगर कोई प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे नाउन या प्रोनाउन रखा है, नॉट द ऑब्जेक्ट, नॉट द सब्जेक्ट, आई एम सॉरी। तो इस चीज का ध्यान रखिए। इतना ही आज के लिए, थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर बहुत कम कर रहे हैं, शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।